फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है? पीरियोडिक मोशन वो होता है जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है। ठीक है, जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और जो सेम पाथ पे रिपीट होता है, जरूरी नहीं फिक्स टाइम के बाद ही रिपीट हो, एक फिक्स्ड पाथ पे, एक सेम पाथ पे रिपीट हो रहा है, जरूरी नहीं वो सेम टाइम के बाद रिपीट हो रहा हो, उसको कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, जब टाइम सेम होता है, सेम टाइम के बाद मोशन रिपीट हो रहा है, जरूरी नहीं सेम पाथ पर रिपीट हो, तो वो होता है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, टाइम सेम लग रहा है लेकिन जरूरी नहीं पाथ सेम हो रिपीटेशन का। ठीक है, तो वो मोशन क्या कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जब सेम पाथ पर रिपीट होता है। ठीक है, जो ऑसिलेटरी मोशन है ये कौन सा मोशन होता है, जब जो मोशन है, जब वो मूवमेंट है वो सेम पाथ पे बार बार रिपीट हो रहा है, और ज़रूरी नहीं कि टाइम हर बार सेम लग रहा हो सकता है, कभी टाइम 1 मिनट लेता हो, कभी आधा मिनट ले ले, कभी 5 मिनट ले ले। ठीक है, ठीक है, तो जब सेम पाथ पे मोशन रिपीट होता है तो उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें जो फोर्स होता है वो किसके, रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, उसको हम कहते हैं SHM। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन इसमें ठीक हो सकते हैं। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेचुरली पीरियोडिक, बिल्कुल ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होता है। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेचुरली ऑसिलेटरी, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेम पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एंड ऑसिलेटरी मोशन इज नेचुरली पीरियोडिक, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन मैंने बताया कि सेम पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार टाइम क्या ले, सेम ले। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन इज नेचुरली ऑसिलेटरी, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो सेम टाइम आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करे, जरूरी नहीं सेम पाथ पे रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लिया कुछ ऐसा मोशन है, ये एक पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लिया 5 सेकंड्स लिए उसने, तो अगले 5 सेकंड्स में वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर अगले 5 सेकंड्स में वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अगले 5 सेकंड्स में वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये जो मोशन है ये पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम अपने आप को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है, लेकिन क्या सेम पाथ पर रिपीट हो रहा है, नहीं। अभी यहाँ घूम रहा है पार्टिकल, थोड़ी देर बाद यहाँ घूमेगा, फिर यहाँ घूमेगा, फिर यहाँ घूमेगा, फिर यहाँ घूमेगा। ठीक है, जैसे ऐसे समझो जैसे सन का सॉरी अर्थ का अपनी एक्सिस के आउट जो मूवमेंट है वो पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, 24 आवर्स लेती है अर्थ, और एक चक्कर अपनी एक्सिस के आउट एक चक्कर घूम जाती है 24 आवर्स में। ठीक है, लेकिन क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है, ये ऑसिलेटरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी अर्थ यहाँ घूम रही है, फिर थोड़ी देर बाद अर्थ यहाँ घूमेगी, फिर यहाँ घूमेगी, क्योंकि वो एक जगह घूम नहीं रही है, वो साथ में सन के क्या कर रही है, सन के अराउंड मूव भी कर रही है। ठीक है, तो टू एंड फ्रो जैसा मोशन नहीं है ये एक ही पाथ पे बार बार अर्थ नहीं मूव कर रही है, अभी यहाँ मूव कर रही है, फिर यहाँ मूव कर रही है, फिर यहाँ मूव कर रही है, तो ये जो मोशन है ये कैसा हुआ, पीरियोडिक, ये ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है, ऑसिलेटरी जो मोशन होता है वो सेम पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन जैसा कुछ होता है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक पार्टिकल है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा है। मान लिया कुछ ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है पार्टिकल, ये पी पार्टिकल कह देते हैं इसको। तो ये मोशन कैसा है, ठीक है, तो इसको जरा आप ढंग से देखो, ये पीरियोडिक मोशन तो होगा ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सेम स्पीड से मूव कर रहा है सर्कल में, तो हर राउंड को कंप्लीट करने में ये सेम टाइम ले रहा होगा। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मोशन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक मोशन तो हो ही गया। ठीक है, लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑसिलेटरी जो होता है वो सेम पाथ पे मूवमेंट होता है, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन जैसा कुछ होता है। ऑसिलेटरी जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन हो जैसा कुछ होता है, सेम पाथ पे ऐसे टू एंड फ्रो जाएगा, वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, इसमें जा रहा है और वापस नहीं आ रहा है, बस जाता ही चला जा रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है। ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो जो मूवमेंट होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, टू एंड फ्रो, जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा। ठीक है, तो ये जो मोशन है वो सिर्फ कैसा है, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक नहीं है और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स, ये कंडीशन होनी चाहिए,
और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक में फोर्स टॉर्क से रिप्लेस हो जाता है और एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, दूसरी कंडीशन है एंगुलर सिंपलर हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है और उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है और उसको वो एक वर्टिकल सर्कल में मूव करा रहे हैं वो। ठीक है, एक उसका जो अदर एंड है उसको फिक्स करके पार्टिकल, मान लिया ये पार्टिकल है पी और ये वर्टिकल सर्कल में उसको मूव करा रहे हैं। ठीक है, ये मान लिया इस तरफ से ऐसे मूवमेंट कर रहा है ये, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, तो क्या ये मोशन पीरियोडिक होगा? तो बिल्कुल पीरियोडिक होगा, क्योंकि जितना टाइम एक राउंड कंप्लीट करने में लगेगा अगले राउंड में भी वो उतना ही टाइम लेगा। ठीक है, तो ये जो मोशन है वो एक फिक्स्ड टाइम के बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो ये जो मोशन होगा वो कैसा होगा? पीरियोडिक। ठीक है, बी पार्ट, क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है? ये ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटरी जो मोशन होता है वो एक किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है। पार्टिकल आगे जाता है फिर वापस आता है, फिर आगे जाएगा फिर वापस आएगा। ठीक है, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो कुछ टू एंड फ्रो जैसा मोशन होता है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी नहीं है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक नहीं है। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये कंडीशन होती है कि जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के ही प्रोपोर्शनल होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और एंगुलर सिंपलर हार्मोनिक मोशन में जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा था, जो टॉर्क होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है तो ये मोशन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक तब हो सकता है जब थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल हो। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल? अराउंड 5 डिग्री या उससे कम। ठीक है, तो वो जो मोशन होता है वो कैसा हो सकता है आपका? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, मान लिया ये पेंडुलम है और ये बस 5 डिग्री तक इधर जा रहा है और फिर वापस से लौट के आ रहा है, फिर 5 डिग्री इधर जाएगा फिर वापस लौट के आएगा। ठीक है, तो जब इस तरह से स्विंग करता है पेंडुलम, ठीक है, तो ये जो मोशन होता है वो होता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, लेकिन जब ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है तो ये मोशन सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, एक पार्टिकल है और वो सर्कल में मूव कर रहा है, और उसकी स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है। स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब पहले राउंड लगाने में कुछ टाइम लेगा और दूसरा राउंड लगाने में जो टाइम लेगा वो पहले राउंड से कम हो जाएगा, फिर तीसरा राउंड लगाने में जो टाइम लेगा वो सेकंड राउंड से भी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी जो टाइम लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने में, जो टाइम लगेगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो डिफरेंट है, कम होता जा रहा है, तो ये मोशन पीरियोडिक नहीं हो सकता, क्योंकि पीरियोडिक मोशन में सेम टाइम के बाद मोशन अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। ठीक है, ऑसिलेटरी ये वैसे ही नहीं है क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, सिंपल हार्मोनिक भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ देम। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। द मोशन ऑफ ए टॉर्शनल पेंडुलम। ठीक है, तो पहले ही देखते हैं टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है। तो उसमें क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है और स्ट्रिप के बॉटम में एक डिस्क वगैरह कुछ अटैच की हुई होती है। ठीक है, और इस डिस्क को स्लाइटली हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करके रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क जो है वो रोटेट करती है, फिर कभी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे कि मान लिया ये इसका पॉइंट है, मिड पॉइंट, और यहाँ से इसको स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट देंगे थोड़ा सा, थीटा मान लिया इस डायरेक्शन में, थीटा घुमा के छोड़ दिया तो ये स्विंग करती हुई वापस इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और उसके टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T=2π√I/K। आई क्या है? आई है इस डिस्क का, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है उस पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? आई क्या है? जिस पॉइंट के अबाउट ये डिस्क एंगुलर SHM कर रही है, रोटेट कर रही है, उस पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और K क्या है? K है इस स्ट्रिप का टॉर्शनल कांस्टेंट, ये जो स्ट्रिप है इस स्ट्रिप का टॉर्शनल कांस्टेंट। क्लियर? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T=2π√I/K, और इस मोशन को हम क्या कहते हैं? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? डी पार्ट। अगर ये मोर देन वन करेक्ट है तो ये मोशन पीरियोडिक भी होता है, सेम टाइम के बाद रिपीट करता है, और ये मोशन एक मीन पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन जैसा भी होता है, तो ये ऑसिलेटरी भी होता है। क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ऑलवेज नेगेटिव इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन कौन सी क्वांटिटीज, ये चार क्वांटिटीज दी हैं बेसिकली, ये डॉट प्रोडक्ट्स दिए हैं चार टर्म्स के आपस में। आर है, वी है, ए है और एफ है, ठीक है। आर है डिस्प्लेसमेंट, वी है वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन और एफ है फोर्स, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर दो टर्म्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर हम ए डॉट बी करेंगे तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, निगेटिव, ठीक है। या आप सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन में, अगर थीटा मान लिया 180 डिग्री है, ठीक है, या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा सब कुछ, ठीक है। तो थीटा अगर 180 डिग्री है, अगर दो क्वांटिटीज़ ए और बी अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, ए की डायरेक्शन मान लिया इस तरफ है, बी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं। एसएचएम में हमें पता है फोर्स, और फोर्स जो होता है वो पोजीशन के ही प्रोपोर्शनल होता है, बट एसएचएम में जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और उसके अपोजिट भी होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो जब इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होनी है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आना है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन जीरो, हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हमेशा नेगेटिव रहेंगी, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा सी को देखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिधर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सेम। तो फोर्स और अगर आर का डॉट प्रोडक्ट निगेटिव है तो एक्सेलरेशन और आर का भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। तो जो ए डॉट आर आने वाला है ये भी हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। तो इसका आंसर सी पार्ट ही भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जरा बी पार्ट देखते हैं। अच्छा, ए पार्ट अगर देखें तो ए पार्ट में फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। बी पार्ट में देखते हैं वी डॉट आर। तो जब एसएचएम अगर आप देखोगे ढंग से तो कुछ कई बार ऐसा होता है, मान लिया जैसे कि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये मान लिया क्या है आपका नेगेटिव एक्सट्रीम है, ठीक है। तो कई बार ऐसा मिलेगा कि पार्टिकल इस तरफ होगा और इस तरफ मूव कर रहा होगा, तो इस केस में पोजीशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, पोजीशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जो, और डिस्प्लेसमेंट है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा भी पॉइंट मिलेगा कि पार्टिकल यहाँ होगा और इस तरफ जा रहा होगा, तो पोजीशन तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी का है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो वी डॉट आर का प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस केस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो बी जो पार्ट है वो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पूछा है ऑलवेज नेगेटिव। तो ऑलवेज नेगेटिव सिर्फ क्या क्या हो सकते हैं, सी पार्ट एंड डी पार्ट। क्लियर। 7th क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। कौन कौन सी क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। यानी जो डॉट प्रोडक्ट्स दिए हैं, कौन कौन से डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेंगे वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, ए डॉट बी अगर फाइंड कर रहे हैं और दोनों हमेशा अगर सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, वो हो सकता है फोर्स और एक्सेलरेशन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एफ डॉट ए अगर आपको निकालना हो तो हमेशा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। बी पार्ट में हम देख चुके हैं कि वी डॉट आर कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव, ए डॉट आर हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव, एफ डॉट आर हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव सिर्फ क्या हो सकता है, एफ डॉट ए, ठीक है। 8th क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ऑलवेज जीरो इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन कौन सी क्वांटिटीज हमेशा जीरो होंगी, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, तो आपको पता होना चाहिए ए क्रॉस बी कब जीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का तब जीरो होता है जब या तो उनके बीच में एंगल जीरो हो या फिर उनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो, या तो वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आता है ए बी साइन थीटा। अब ये आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा जीरो होने पे भी जीरो होता है और साइन थीटा 180 डिग्री होने पे भी जीरो हो जाता है। थीटा अगर 180 डिग्री हो तो अभी साइन थीटा कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो एफ क्रॉस ए जरा देखें, फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, एंगल जीरो, तो ये प्रोडक्ट भी जीरो।
u क्रॉस r, ये u वेलोसिटी है बेसिकली, v क्रॉस r होना चाहिए वहाँ पे, v मान लो आप इसको v क्रॉस r। तो वेलोसिटी या तो r की डायरेक्शन में होती है या फिर r के अपोजिट होती है। तो डायरेक्शन होगी तो एंगल जीरो, तब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, अपोजिट होगी तो एंगल 180 डिग्री, तो भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, तो बी ऑप्शन भी हो जाएगा। ए क्रॉस आर, ए और आर हमेशा अपोजिट होते हैं तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, क्रॉस प्रोडक्ट फिर भी जीरो हो जाएगा। एफ क्रॉस आर सेम केस है, एफ और आर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, तो भी ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, तो डी आंसर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, ए बी सी एंड डी, इसके चारों पार्ट। ठीक है, क्लियर। 9th क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिकली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं कि सपोज ए टनल इज डग अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक ये मान लिया अर्थ है और अर्थ के डायमीटर के अलोंग मैंने एक टनल यहाँ बनाई हुई है और कह रहे हैं ये पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस h डायरेक्टली अबव द टनल। इस टनल से h हाइट, डिस्टेंस h, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया आपको h, यहाँ से एक पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है और अर्थ पे खड़े होके आपको इसका मोशन देखना है और ये बताना है कि इसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होगा तो ये टनल के अंदर मूव करेगा और मूव करता जाएगा। जब तक ये सेंटर तक नहीं पहुंच जाता तब तक इसकी स्पीड इंक्रीज और इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, क्योंकि तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, मूवमेंट भी नीचे की तरफ है, तो इसकी स्पीड को बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा। ठीक है, जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तो एक मोमेंट के लिए फोर्स इस पर जीरो होगा क्योंकि सेंटर पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, वो जीरो होता है। और जैसे ये सेंटर क्रॉस करके नीचे निकलेगा अब इसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल तो मूव कर रहा होगा कहाँ, नीचे की तरफ, लेकिन इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा होगा। ठीक है, तो ये रिटार्ड करता जाएगा और फिर ये कहाँ जाके रेस्ट में आएगा, अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर जाके, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या होगी आपकी h। ठीक है, और फिर से ये अट्रैक्ट करेगी अर्थ इसको और फिर से ये मूव करेगा, फिर से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। कब तक स्पीड बढ़ेगी कि जब तक ये कहाँ नहीं पहुँच जाता, सेंटर तक नहीं पहुँच जाता। ठीक है, सेंटर पर पहुँचते पहुँचते एक मोमेंट के लिए इस पर फोर्स जीरो होगा और फिर जैसे ही सेंटर क्रॉस करेगा, अब ये मूव तो कर रहा होगा ऊपर की तरफ, लेकिन इस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ। ठीक है, और फिर से ये कहाँ जाके रेस्ट में आएगा एक मोमेंट के लिए, फिर से h हाइट पे जाके रेस्ट में आएगा और ऐसे ये लगातार मूवमेंट चलता रहेगा। ठीक है, अब हमें देखना ये मोशन कैसा होता है। ठीक है, तो थ्योरी में एक चीज़ क्लियर हुई थी कि अगर आप किसी पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से छोड़ते हो, यहाँ से छोड़ते हो मान लिया टनल में, तो इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, तो इसका जो मोशन आता है वो कैसा आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब लेकिन आपने यहाँ से नहीं छोड़ा, आप सरफेस से कितनी हाइट से छोड़ा, h हाइट से छोड़ा, तो अब जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक तो नहीं होगा लेकिन पीरियोडिक जरूर होगा। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में तो हो ही रहा है। ठीक है, तो क्या क्या आंसर हो जाएगा इसका, पीरियोडिक मोशन होगा ये, और मोशन किस पे हो रहा है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर, सी एंड डी। सिंपल हार्मोनिक ये तब होता है जब आप इसको इसकी सरफेस से छोड़ते हैं या फिर कहीं अंदर पॉइंट से छोड़ते हैं, तो ये सिंपल हार्मोनिक होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ की सरफेस के अंदर वाले पॉइंट्स पे जो जी की वैल्यू आती है वो आती है जी नॉट इंटू 1 माइनस एच ओवर आर। ठीक है, और अर्थ की सरफेस के बाहर अगर आप चले जाओगे तो जो जी की वैल्यू होती है वो होती है जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यही अप्रोक्सीमेशन करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h ओवर आर, अगर आपका h जो है वो r के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये थ्योरी में प्रूफ किया है कि अगर आप यहाँ से छोड़ते हो तो इसका जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसका टाइम पीरियड भी फाइंड किया था। लेकिन अगर आप सरफेस से ऊपर से छोड़ते हो तो फिर वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन पूछा है किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो बेसिक कंडीशन होती है कि जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन मास तो कांस्टेंट ही होगा
तो एसलेशन भी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो एसलेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए पार्ट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड सिंस टी इज इक्वल टू 0 इसका भी कोई मतलब नहीं है और इसकी स्पीड का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फोर्स और एसलेशन दोनों किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर। 11th क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है ये। A particle moves in a xy plane according to the equation r is equal to I plus 2j a cos omega t, ठीक है। एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और क्या इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन दी है, पोजीशन वेक्टर दिया है उसका r, वो दिया आपको a cos ओमेगा t के साथ i कैप है प्लस 2a cos ओमेगा t के साथ j कैप है, ठीक है। ऐसे ये मूवमेंट कर रहा है। तो पार्टिकल का मोशन पूछा है कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा कि एलिप्स होगा, ठीक है। तो जरा देखो, तो ये जो पार्टिकल का है ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है मूवमेंट का और ये पार्टिकल का क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स क्या है, तो एक्स दिया है आपको a cos ओमेगा t और वाई कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो वो दिया आपको 2a cos ओमेगा t। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें y अपॉन एक्स कर दें तो ये 2 बच जाएगा आपका, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2x। इसका मतलब पार्टिकल के जो मूवमेंट कर रहा है, पार्टिकल का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि ये जो इक्वेशन आई है x और y में जो रिलेशन आया है, वो जो इक्वेशन आई है उसकी पाथ की, तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई है, y इक्वल टू 2x, ठीक है। जैसे अगर हम बनाएं इसको, तो मान लिया ये x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो मूवमेंट हो रहा होगा तो वो जो मूवमेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट होगा मैक्सिमम ये पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा इसका और ये इसका क्या होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम। स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ये, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो एक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा a। और जब यहाँ कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम होगा तो ये वाला कॉस ओमेगा टी भी मैक्सिमम हो जाएगा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम का वो हो जाएगा a, 2a। सिमिलरली नेगेटिव एक्सट्रीम का जो कोऑर्डिनेट होने वाला है वो हो जाएगा -a, -2a, ठीक है। और इस तरह से पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पर ऑसिलेट कर रहा होगा। स्ट्रेट लाइन पर मोशन है, ये मोशन पीरियोडिक भी होगा क्योंकि दोनों में कॉस ओमेगा टी दोनों में, ठीक है, ऑसिलेशन का पीरियड दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो ये मोशन पीरियोडिक भी होगा और ये सिंपल हार्मोनिक भी होगा, ठीक है। ये बेसिकली दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ओवरलैप है, ठीक है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन दोनों का जो पीरियड है वो सेम है, ठीक है। तो ये मोशन आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, पीरियोडिक मोशन है और आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर। 12th क्वेश्चन करते हैं। ये पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। एक पार्टिकल है वो जो कि एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है और इक्वेशन क्या दी है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट और साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी नहीं है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड आपको बताना है, ठीक है। तो पहले ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है उसमें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन में साइन की पावर 1 या फिर कॉस की पावर 1 होती है, साइन स्क्वायर नहीं होता है या फिर कॉस स्क्वायर भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी साइन की पावर 1 में अगर या कॉस की पावर 1 में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला आगे इसको कन्वर्ट करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स नॉट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 को बाहर ले आते हैं और इसको एक्सपेंड भी कर लेते हैं, तो यह जाएगा एक्स नॉट बाई 2 माइनस एक्स नॉट बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। अब आप इस इक्वेशन को अगर गौर से देखोगे तो इस इक्वेशन ये जो फैक्टर है ये फैक्टर एस एच एम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा,
ये जो फैक्टर है यही फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका SHM के लिए, ठीक है। तो इसको देखिए क्या समझ में आ रहा है, एम्पलीट्यूड कितना नज़र आ रहा है आपको, एम्पलीट्यूड जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है x0/2, ये आ रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जो यहाँ पे ओमेगा होता है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 ओमेगा, क्लियर। तो जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर इसको ओमेगा डैश लिखें, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो किसके बराबर आ रही है, 2 ओमेगा के बराबर, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर हम टाइम पीरियड में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2π/t डैश लिख देते हैं इसके टाइम पीरियड को, t डैश। तो t डैश कितना आने वाला है, तो t डैश जो आएगा यहाँ से वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका π/ω, ठीक है। टाइम पीरियड कितना आ रहा है, π/ω, और एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, x0/2, क्लियर। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे। एम्पलीट्यूड तो कोई मैच कर ही नहीं रहा है, एक तो x0 है, एक 2x0 है, ना ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर हो सकता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड आ रहा है x0/2। अच्छा, टाइम पीरियड कितना आ रहा है, तो टाइम पीरियड π/ω, तो क्या ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, डी पार्ट, क्लियर। 13th क्वेश्चन करते हैं, ये भी इजी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंज करती रहती हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। तो हमेशा वो इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। बी पार्ट, द पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये भी गलत है। ये कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कभी भी काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती, ये गलत है, ठीक है। अगर आपको याद हो हमने ग्राफ बनाया था SHM में पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अगर मैं बनाऊँ दोबारा से उसको रफली, तो ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम प्लस है पार्टिकल के मूवमेंट का, और ये इसके मूवमेंट का नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आया था वो कुछ ऐसे आया था, रफली बनाया मैंने, और जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आया था वो कुछ ऐसे आया था। और ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती हैं, ठीक है। और इन पॉइंट्स को अगर आपको याद हो तो वो वैल्यूज होती थी a/+a/√2, और यहाँ पे वैल्यू आएगी -a/√2, क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों बराबर कब होती हैं, एक पॉइंट पे दोनों बराबर, दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती हैं। वो जो पॉइंट है वो है x = +-a/√2, ठीक है। फिर इसलिए बी पार्ट ऑप्शन गलत है। सी पार्ट कह रहे हैं द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन दैट टाइम इंटरवल। किसी भी टाइम इंटरवल में, कोई भी टाइम इंटरवल आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ये गलत है। कोई भी टाइम इंटरवल नहीं। जैसे मान लिया अगर मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोशन, यहाँ से मीन पोजीशन से लेकर इस पॉइंट तक का मोशन, अगर हम ये इतना मोशन अगर हम सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो बहुत कम आएगी, ठीक है। तो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए ट्रू नहीं है। हाँ, अगर आप कहो कि पूरे टाइम पीरियड के लिए, पूरे मोशन के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाए तो वो सेम आएगी, ठीक है। पूरा मोशन भी नहीं देखो, अगर आप 1/4 पार्ट देखो, यानी T/4, 0 से लेकर मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो टाइम होता है T/4, ठीक है। अगर आप इतना मोशन देखोगे तो इतने मोशन के लिए भी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो दोनों सेम आ जाएगी। लेकिन कोई भी आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लो और उसमें कह दो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। डी ऑप्शन, द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन दिस पीरियड, बिल्कुल ठीक है। एक टाइम पीरियड में एवरेज काइनेटिक और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्लियर। 14th भी काफ़ी सिंपल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक एक ऑप्शन पढ़ते जाते हैं। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्चुअली होता ही क्या है कि मीन पोजीशन पे सारी एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, ठीक है।
क्लियर। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर एक्सट्रीम पोजीशन से जब पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे लौट के आता है तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटरचेंज होती रहती है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की होगी वही मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की होगी, क्योंकि एनर्जी तो सेम ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहे हैं द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कोई मतलब नहीं है इसका। और सिमिलरली डी ऑप्शन का भी कोई मतलब नहीं है, कह रहे हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, नहीं वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ क्या क्या पार्ट होंगे इसमें, ए पार्ट एंड बी पार्ट। 15th क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू ए डिस्टेंस h एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट फॉल्स थ्रू दिस डिस्टेंस आर मेजर्ड विद ए पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। आप ऐसे समझो कि एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जा रहा है, मान लिया सरफेस से कितनी हाइट से रिलीज, मतलब कुछ हाइट से रिलीज किया गया है, और वो जो h डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लिया ये h डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने पार्टिकल ने, तो वो जो टाइम लेता है वो पेंडुलम क्लॉक की हेल्प से हम टाइम मेजर करते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है h, तो फिर हम स्पीड फाइंड करते हैं पेंडुलम क्लॉक की हेल्प से, एवरेज स्पीड, तो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसके टाइम फाइंड करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरने में पेंडुलम क्लॉक की हेल्प से उसने कितना टाइम लिया, और डिस्टेंस अपॉन टाइम करके क्या फाइंड करेंगे, स्पीड, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल h, वो फिक्स किया, ठीक है। फिर कह रहे हैं द एंटायर एपरेटस इज टेकन ऑन द मून एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, ठीक है। ये पूरा एपरेटस जो है h हाइट गिरा के टाइम मेजर करने का, फिर एवरेज स्पीड फाइंड करने का, ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये पूरा एपरेटस उठा के मून पे ले जा रहे हैं, और वहीं वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं क्या क्या चीज़ें सेम होंगी। कंसिडर आपको करना है, अर्थ पे अगर g की वैल्यू g होती है तो मून पे अगर आप जाओगे तो वो हो जाएगी g/6, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें सेम होंगी। द मेजर टाइम्स आर सेम, कि जो टाइम मेजर होगा क्या वो सेम होगा, तो जरा ढंग से देखना टाइम लगेगा कितना है इसको। तो टाइम जो लगेगा अगर h हाइट से ड्रॉप किया गया तो वो होता फॉर्मूला √2h/g, ठीक है। h इज इक्वल टू हाफ GT² लगाया मैंने, तो t कितना आ जाएगा √2h/g, ठीक है। तो ये तो अर्थ का टाइम है, ठीक है। जब हम मून पे जाएंगे तो g की जगह क्या आ जाएगा, g/6, तो जो मून पे जो टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा, g/6, ठीक है। तो एक्चुअल में तो जो टाइम लगेगा मून पे वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मून पे ग्रेविटी कम है तो पार्टिकल धीमे धीमे नीचे उतर के आएगा। लेकिन पेंडुलम क्लॉक क्या बोलेगी, तो पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 2π√L/g, और जब उसको मून पे लेके जाओगे तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, g की जगह क्या आ जाएगा, g/6, ठीक है। तो जरा ढंग से समझना आपको, पेंडुलम ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक्चुअल में तो जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, वो तो हमें भी क्लियर है, ठीक है। लेकिन पेंडुलम जो मेज़र करेगा वो वही टाइम मेज़र करेगा, क्यों, इसलिए कि उसका जो टाइम पीरियड है वो भी ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा लग रहा है। जिस फैक्टर से टाइम बढ़ा है, किस फैक्टर से टाइम बढ़ गया है, तो अंडर इसको अगर ये 6 जो है इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो √6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो √6 के फैक्टर से टाइम बढ़ गया है, ज़्यादा लगा है, ठीक है। पहले अगर टाइम 2 सेकंड्स लगता था तो अब जो टाइम लगेगा वो 2√6 सेकंड लगेगा, √6 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो अगर आप पेंडुलम का टाइम पीरियड देखोगे तो उसमें भी अगर आप इस 6 को ऊपर लेके जाओगे तो √6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो पेंडुलम के टाइम पीरियड में भी √6 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया। पहले अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा तो अब जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 1√6 सेकंड, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो जो टाइम, जिस फैक्टर से टाइम इंक्रीज हो गया उसी फैक्टर से पेंडुलम का टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो पेंडुलम तो वही टाइम दिखाएगा जो कि वो अर्थ पे शो कर रहा था, तो जो मेजर टाइम होंगे अर्थ पे और मून पे दोनों केसेस में क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि जो इफेक्ट पार्टिकल के मोशन पे पड़ा है वही इफेक्ट पेंडुलम के टाइम पीरियड पे पड़ गया, ठीक है। तो ओवरऑल दोनों पे सेम इफेक्ट पड़ा है, तो जो टाइम मेजर करेगा पेंडुलम वो क्या होगा, सेम, ठीक है। और जब टाइम सेम है, डिस्टेंस तो सेम है ही, तो जो मेजर्ड स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगी, सेम, डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम मेजर कर रहा है वो, तो मेजर्ड स्पीड भी क्या हो जाएगी, सेम। द एक्चुअल टाइम ऑफ फॉल आर इक्वल, गलत है, एक्चुअल टाइम ज़्यादा हो चुका है, √6 के फैक्टर से ज़्यादा हो गया। एक्चुअल स्पीड आर इक्वल, एक्चुअल स्पीड भी इक्वल नहीं होगी। स्पीड का अगर आप फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला v = होता है √2gh। अगर आप h हाइट से ड्रॉप कर रहे हो और ग्रेविटी g है तो v = कितना हो जाएगा, √2gh, ये होगी स्पीड अर्थ पे,
और अगर मून पे निकालोगे स्पीड तो हो जाएगी √2g/6h। तो एक्चुअल स्पीड काफ़ी कम हो गई है। किस फैक्टर से कम हो गई है? √6, 1/√6 के फैक्टर से कम हो गई है। क्लियर? तो ये ऑप्शन भी गलत है। 16 सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द टाइम पीरियड एज दे आर टेकन टू मून। ठीक है, इन चार में से कौन सा सिस्टम अपना टाइम पीरियड चेंज कर देगा जब हम उसको मून पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जिसका टाइम पीरियड ग्रेविटी पे डिपेंड करता होगा वही अपना टाइम पीरियड चेंज कर देगा। ठीक है, जिस भी सिस्टम का टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जी आ जाएगा वही अपना टाइम पीरियड चेंज कर देगा। तो सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले में जी आता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। तो ये अपना टाइम पीरियड चेंज कर देगा क्योंकि जी चेंज हो रहा है। फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू होता है 2π√I/mgd। तो इसमें भी जी आ रहा है तो ये भी अपना टाइम पीरियड चेंज कर देगा। ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं। टॉर्शनल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2π√I/k होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। तो इसमें कहीं जी नहीं आ रहा है तो ये अपना टाइम पीरियड नहीं चेंज करेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड भी पता होता है आपको 2π√m/k। तो इसमें भी कहीं जी नहीं आता है तो ये भी अपना टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ए और बी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे इसके। ये दोनों जब मून पे लेके जाएंगे तो ये अपना टाइम पीरियड चेंज कर देंगे। सी और डी अपना टाइम पीरियड चेंज नहीं करेंगे। क्लियर?